स्वागत है। मैं आज हम हिंदी सुलभ भारती का पाठ 2 लघु कथाएँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम अपने पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, जैसा बीज बोओगे, फल वैसा ही पाओगे। कर रुला जो दोगे किसी को तुम, तो खुद कैसे हँस पाओगे। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 सुविचार है। पहला सुविचार जो मैंने अभी पढ़ा है, उसका हम थोड़ा-सा मतलब देख लेते हैं। देखो, हम अभी अगर हम फसल कोई बोएँगे, समझो हमने करेले का बोया है बीज, तो हमको करेला ही कड़वा करेला के ही खाना पड़ेगा। अगर हम आम का बोएँगे, तो हमको मीठे आम मिलेंगे। इसी तरह से हम ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुरा काम करते हैं, दुःख देते हैं किसी को, तो आगे चलकर उनके साथ भी बुरा ही होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे, फल वैसा ही पाओगे। अगर हम मीठा बीज बोएँगे तो मीठा ही फल मिलेगा, अगर कड़वा बीज बोएँगे तो कड़वा ही हमको मिलेगा। और दूसरा सुविचार है, घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको ये महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। अब देखो, यहाँ पर हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ अमीर है, गरीब है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे पढ़े-लिखे हैं और बहुत खूबसूरत लोग भी हैं, थोड़े से कम खूबसूरत भी हैं। तो जो बहुत अमीर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, धन-दौलत वाले होते हैं, तो उनको बहुत अपने ऊपर घमंड होता है कि हम हमारा सब अच्छा है, हम दौलतमंद है, पैसे वाले हैं, खूबसूरत है, हमारे पास ये है, वो है, हम हमारे सामने दूसरे सब छोटे हैं। तो ये जो बुरी बात है, क्योंकि घमंड करना जो है, वो सही में हमको क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब हम ऐसा सोच ही नहीं पाते कि हम ये जो सोच रहे हैं तो वो गलत है। जबकि हमको अपने ऊपर घमंड करना बहुत गलत है। तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करता है उसका सर हमेशा नीचा ही होता है। तो यहाँ पर 2 सुविचार लिखने का मतलब क्या है कि आज हम 2 लघु कथाएँ पढ़ेंगे। तो 2 लघु कथाएँ हैं, एक जो है लघु कथा है न्यू, और दूसरा जो है जीव का वर्चस्व। तो ये जो है दोनों भी सुविचार जो है उससे रिलेटेड है। तो बच्चों, हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पाठ है वो 2 लघु कथाएँ हैं और इसके लिखने वाले लेखक का नाम है हरि जोशी। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक का जन्म जो है 1945 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी के लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वा वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुड़िया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। थोड़ा-सा हम गद्य संबंधी देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ 2 लघु कथाएँ दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। और दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, ये जो 2 सुविचार हमने इसके पहले देखा है, तो दोनों सुविचार जो है इससे रिलेटेड है। पहला जो सुविचार था, बुरे अ, बिरा हम जैसा बीज बोएँगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो उस पर देखो, ये यहाँ पर जो है दिया गया है कि अगर हम किसी के साथ बुरा काम करेंगे तो हमारे को बुरा फल मिलेगा, हमारे साथ भी बुरा ही होगा। ऐसा जोशी जी ने बताया है। और दूसरी लघु कथा में बताया है कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए और हमको हर एक से नरमी से बात करना चाहिए, कठोरता यानी सख्ती से बात नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हम विनम्रता जो नरमी जो है वही हमारे लिए बहुत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी से कठोरता से बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, घमंड से बात करेंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर उसी जगह हम थोड़ा-सा प्यार से बात करेंगे, तो सब हमारी बात सुनेंगे, हमारा जो काम है वो भी करके दे देंगे। तो हमको घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा नरमी से बात करना चाहिए। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो पहला है लघु कथा जो पहली है उसका नाम है नींव। नींव का मतलब है बुनियाद, बेस बेस बनाते जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक खुदाई करते हैं और बड़े-बड़े सलाखें डालते हैं और उसमें मतलब बेस बनाते हैं बहुत मज़बूती से क्योंकि हमारा जो बहुत सारी मंजिलें मतलब ऐसी 30 माले की उसके भी ज़्यादा मंजिला इमारत होती है। तो अगर हमारा जो बेस होगा, नींव जो होगी, बुनियाद जो होगा, अगर वो कमज़ोर होगा तो जो हमारी बिल्डिंग है इतने सारे मंजिले की, तो वो टिक नहीं सकती है। तो जो हमारी नींव है वो मज़बूत होना चाहिए। तो आज हम नींव ये लघु कथा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ पर बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वो एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, "ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए।" देखो बच्चों यहाँ पर क्या है बहुमंजिला इमारत बन रही है क्या कि दीवार नींव से उठ रही है। नींव यानी बुनियाद बन रहा है और बहुमंजिला यानी बहुत सारी मंजिलों वाली इमारत बन रही है और उसकी बुनियाद बन रही है यहाँ पर। और ये जो बेचारे ठेकेदार हैं वो बहुत नए हैं। वो डरे हुए हैं, नया-नया ठेकेदार बने हैं, वो डरे हुए। ठेकेदार का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी काम का ठेका लेता है और उसके हाथ के नीचे बहुत सारे मज़दूर होते हैं और वो मज़दूर जो होते हैं वो ठेकेदार के बताए हुए जैसा वो बताता है, वो लोग काम करते हैं। तो ये जो ठेकेदार हैं वो बहुत अ, डरे हुए हैं क्योंकि अभी नया-नया शुरू किया है उन्होंने काम, भयभीत यानी डरा हुआ। और वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो ये बहुमंजिला इमारत बन रही है तो उसकी नींव, उसकी बुनियाद जो है मज़बूत होनी चाहिए, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, एक तगारी सीमेंट, तगारी का मतलब जो होता है घमेला होता है। घमेले में जिसमें रेत और सीमेंट का आमेज़ा बनाया जाता है, तो वो है ना 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत, यानी 1 तगारी सीमेंट, 1 घमेला सीमेंट लिया और उसमें उन्होंने 5 तगारी रेत मिलाने के लिए कहा और वो जो मसाला तैयार होगा, तो उससे वो जो है ईंट ईंट जो है वो जोड़े जाते हैं, जोड़ने के बाद ही वो दीवार बनती है। तो ये जो मसाला तैयार होगा 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत से, तो वो मसाले से ईंट का जो है उसको जुड़ाई की जाएगी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ये काम चालू है तो अगले दिन क्या हो जाता है कि बड़े अधिकारी महोदय आ जाते हैं। मतलब ये जो ठेकेदार है उससे भी बड़े होते हैं वो अधिकारी और वो जो है ठेकेदार का काम देखते हैं और वो उनको बहुत असंतोष यानी वो मुतमईन नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि उनको काम उनका पसंद नहीं आता है और वो बोलते हैं ठेकेदार को कि अगर महोदय आपको ऐसा ही काम करना है ना, तो कहीं और जाकर कीजिए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अब यहाँ पर देखो, संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया, तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब देखो अगले दिन फिर से जो है बेचारा ठेकेदार जो होता है वो अब क्या करता है, 1 तगारी यानी 1 घमेला सीमेंट और 3 तगारी रेत मिलाता है। पहले क्या करता है वो 1 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत मिलाता है, लेकिन अब बेचारा क्या करता है 1 तगारी सीमेंट में 3 तगारी रेत मिलाता है और ये जो मसाला बनता है उससे वो ईंटों की जुड़ाई कराता है। लेकिन फिर से उधर पर अधिकारी आ जाते हैं, बड़े अधिकारी और वो जो है वापस से वो जो नींव की दीवार रहती है उस पर एक नज़र डालते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं इस बार वो ठेकेदार को आखिरी अंतिम चेतावनी यानी आखिरी चेतावनी दे देते हैं कि अगर कल तक काम में
सुधार नहीं आया, जैसा मुझे काम चाहिए वैसा मुझे काम दिखाई नहीं दिया, तो काम बंद करवा दिया जाएगा। ऐसा वो उसको ठेकेदार को धमकी देते हैं। अब आगे देखो बच्चों, जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई, तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी यानी जिसको ज्यादा मालूमात हो, जानकारी हो। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वो रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। देखो यहाँ पर अब बेचारा जो है परेशान हो जाता है कि मैंने पहले एक तगारी रे सीमेंट में 5 तगारी मिला के मसाला बनाया, फिर बाद में मैंने और चेंज कर दिया, एक तगारी में 3 तगारी रेत मिलाया और मसाला बना के दीवार बनाई, फिर भी जो है अधिकारी महोदय जो है वो गुस्से में आ रहे हैं और मुझे बार बार चेतावनी दे रहे हैं। उसको टेंशन आ जाता है, वो जो है ना क्या करता है, एक ठेकेदार जो थोड़ा अनुभवी होता है, जिसको ज्यादा मालूमात होती है, उससे इस समस्या यानी इस मसले पर बात करते हैं और सलाह चाहते हैं। कि वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं। ठेकेदार बोले अधिकारी मुझे सता रहा है, तो आप बताओ मैं क्या करूं। अनुभवी ठेकेदार क्या बोलता है कि वो क्यों सता रहा है, क्योंकि उसको रिश्वत चाहिए। रिश्वत तो पता होगा बच्चों, आजकल जो है छोटे छोटे काम करने के भी लोग पैसे लेते हैं। अगर हमको कुछ कराना है तो बोलेंगे इतना पैसा दो तो हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तो उसको रिश्वत कहते हैं। तो ये जो है जो अनुभवी ठेकेदार वो ठेकेदार को बताते हैं, नए ठेकेदार को, कि उसको रिश्वत चाहिए, इसीलिए तुम्हारे काम में वो कमी बता रहा है और बार बार बोल रहा है कि तुम्हारा काम जो है वो बराबर नहीं है। अब जो नया ठेकेदार था वो ईमानदार था, उसको जो है रिश्वत देने को भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही वो लेना पसंद करता था। उसको लगता था कि ये अपराध है, गुनाह है। उसने क्या सोचा कि ये भ्रष्ट यानी जो है जो चीटिंग कर रहा है, ऐसे अधिकारी को जो है मैं सबक सिखाऊंगा, और उन्होंने ये पक्का इरादा कर लिया नए ठेकेदार जी ने। अब अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, निरीक्षण यानी देखने के लिए वापस से आए कि कैसा काम हुआ है। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब अगले दिन दोबारा से जो बड़े अधिकारी आते हैं निरीक्षण करने को, तो ठेकेदार जो नया है, जिसको रिश्वत लेना और देना पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है, उनके हाथ में एक लिफाफा जिसमें रुपये भरे हुए हैं पकड़ा देता है। अब लिफाफा लेकर रुपयों का लिफाफा देखकर जो है अधिकारी, बड़े अधिकारी जो है बहुत खुश हो जाते हैं और वो लिफाफा लेके जैसे ही जाने लगते हैं कि वहां से एकाएक वहां से उनसे भी बड़े अधिकारी आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, ये जो अधिकारी है उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब ये अचानक से जो है एकदम बड़े अधिकारी कैसे आ जाते हैं, क्योंकि जो रात में है ना ईमानदार जो ठेकेदार होता है, वो बड़े अधिकारी को बता देता है कि जो अधिकारी आया है वो है ना रिश्वतखोर है, उसको रिश्वत चाहिए और वो मेरे काम में खोट निकाल रहा है। उन्होंने ठेकेदार जो नया ठेकेदार होता है वो बड़े एकदम बड़े अधिकारी से शिकायत कर देता है। तो बड़े अधिकारी भी जो है वो ईमानदार रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हम ये जो है भ्रष्ट अधिकारी है, जो चीटिंग कर रहा है, रिश्वत लेने का सोच रहा है, उसको हम सबक सिखाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों से ही जो है पूरा प्रशासन, यानी अगर समझो एक ऑफिस है, उसमें किसी ने अगर चीटिंग किया है, किसी ने रिश्वत लिया है, तो ऑफिस के सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो बड़े अधिकारी बोलते हैं कि ऐसे अधिकारियों की वजह से ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। और वो दोनों, नया ठेकेदार और सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो ये भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाने का निर्णय लेते हैं। सबक सिखाकर उसको दंड दिलवाएंगे, ऐसा वो लोग प्लान करते हैं। तो आखिरकार जो
बड़ा अधिकारी होता है वो पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए, और यहाँ पर बच्चों हमको साबित हो जाता है कि जो बुरा काम करता है उसका बुरा नतीजा ही होता है। अब ये अच्छा काम किया था ठेकेदार ने और अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने, तो उनको उनकी ईमानदारी के लिए उनके सारे मतलब हर तरफ उनको समाचार में उनकी तारीफें होने लगती है, वो न्यूज़ फैल जाती है कि ऐसा-ऐसा नया ठेकेदार और उच्च अधिकारी ने रिश्वतखोर अधिकारी को दंड दिलवाया। और फिर सार्वजनिक समारोह होता है, जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं, तो वहां पर उन लोगों को उनका सम्मान किया जाता है, नए ठेकेदार का और उच्च अधिकारी का बहुत सम्मान किया जाता है। बच्चों ये हमारा जो था न्यू ये हमारा एक लघु कथा हमारी खत्म हो गई है। इसमें हमको समझ में आ गया कि किस तरह से मतलब रिश्वत खोर अधिकारी को पकड़ाया जाता है और वो बुरा काम कर रहा होता है, इसीलिए उसका जो उसके साथ भी बुरा होता है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा लघु कथा है जीभ का वर्चस्व। जीभ यानी हमारी जुबान, और वर्चस्व मतलब पावर। जो पावर यानी एक ताकत होती है, तो वो जीभ की ताकत समझ लो। तो जीभ का वर्चस्व हम आज देखेंगे। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। जीवा का मतलब क्या? जुबान। हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ एकदम एकदम पक्के मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित यानी अपवित्र, अपवित्र। वो हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जुबान और दांत के बीच में बातचीत चल रही है। हमारी जुबान जो है दांतों के बीच में होती है। हमारे हाँ, हर एक के मुंह में 32 दांत, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके मुंह में 32 दांत तो होते ही है। तो यहाँ पर और 32 दांत जो होते हैं, ऊपर एक लाइन होती है, नीचे एक, है ना, और एक से एक जुड़े हुए होते हैं। पंक्तिबद्ध एक एक लाइन में होते हैं, ऊपर की एक लाइन, नीचे की एक लाइन। जैसे हम कविता वगैरह जैसे लिखते हैं, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ऐसी दो लाइन हो जाती है पंक्तिबद्ध जैसी। तो ऐसे ही दांत भी जो है हमारे पंक्तिबद्ध और एकजुट, एकजुट यानी एक साथ मिलकर रहते हैं। और जब ये एकजुट रहते, देखो, अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं रहती है, लेकिन हमारे साथ और दो चार आ जाएंगे जैसे, तो हमारे पास क्या होता है, ज्यादा ताकत आ जाती है और हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो 32 दांत है वो एकजुट होकर रहते हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत दुस्साहसी, दुस्साहसी यानी बहुत मतलब किसी की इज्जत नहीं करना, किसी को कुछ भी बोल देना, ऐसे हो गए हैं। और वो एक दिन क्या करते हैं, एकदम गर्व में चूर, फक्र से यानी गर्व में यानी घमंड में चूर, यहाँ पर घमंड है ना इनको, कि वो एकजुट रहते हैं, ऐसा बोलते हैं वो जुबान को। तो वो क्या करते हैं, एकदम गर्व में चूर होकर, घमंड में चूर होकर जुबान से बोलते हैं कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ यानी एकदम पक्के मित्र हैं, 32 बात जो है एकदम पक्के मित्र है, और हम एक से एक मजबूत है। और तू तो है क्या है, अकेली है, तो हम अगर चाहे तो तुझको हम बाहर ही ना निकलने दे, ऐसा उसको वो लोग बोलते हैं। अब जीवा यानी जुबान जो है वो उसको बहुत खराब लगता है, वो लोग ऐसा बोलते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, और कि वो ऐसे विचार बोले, दांतों का मतलब मेरे बारे में ऐसे ख्याल है, उसको ये सोचकर बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, हंसकर बोलती है कि तुम लोग जो है ना ऊपर से एकदम सफेद हो और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। यानी तुम ऊपर से तो एकदम अच्छे दिखाई देते हो, सफेद हो, स्वच्छ हो, खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो बहुत खराब है, बहुत काला है, बहुत कपटी है, उसमें बहुत मतलब दूसरों के लिए गलत विचार भरा हुआ है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। अब राज कर रही है, दांतों ने किटकिटाकर कहा।
जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान रहता है, वृद्ध अवस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। बराबर है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये दांत जो है ना उनको बहुत बुरा लगता है जब जुबान जो है उनको स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करती है ना, तो उसको दांतों को इतना बुरा लगता है तो वो बोलते हैं कि तू अपनी औकात में रह, क्योंकि तुझे समझ में नहीं आता, तू हम दो लाइन के बीच में है, अगर हम चाहे तो तुझे चबा सकते हैं, और ये भी मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। ऐसा दांत जो है, दांत टिका कर यानी एकदम गुस्से में वो जुबान को बोलते हैं। तो जीभ क्या करती है, नम्रता बनाए रखती है। जीभ को क्या है, हमारी जुबान को गुस्सा नहीं आता है, वो उनकी बात सुनने के बाद भी एकदम आराम से आंसर देती है। वो बोलती है कि दूसरों को चबा जाने की ललक, ललक यानी लालच रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। सही बात है ना। अगर हम दूसरों का बुरा सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हम उसको ऐसा कर देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे, तो क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। हम चिढ़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उसके बारे में सोच सोच के तो हमारा ही नुकसान होता है। तो क्या कर बोलती है कि दूसरों को चबा जाने की आपको जो इच्छा है ना, तो ऐसी लालच रखने वाले जो होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, और सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। ये बात भी जुबान हमारी बराबरी कह रही। देखो हमारे जो दांत होते हैं, सबसे पहले जो सामने वाले होते हैं वही दांत गिरते हैं, है ना। तो जुबान कहती है सामने वाले दांत तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, अवसरवादी यानी मतलबी। बातों को वो कहती है कि तुम लोग बहुत मतलबी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान रहता है। सही बात जुबान कह रही है, क्योंकि देखो जब हम देखो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। जब हम छोटे रहते हैं तब हमारे दांत आते हैं, जिसको दूध के दांत कहते हैं। वो जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो दांत जो होते हैं गिरना शुरू होते हैं, और आखिरी में जो है हमारे सारे नए दांत होते हैं। अब जो ये नए दांत होते हैं वो अगर टूट जाएंगे तो उसकी जगह हमारे को फिर नए दांत नहीं आते, वो जगह खाली हो जाती है। और इंसान जब तक जवान रहता है तब तक उसके दांत मजबूत रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज होने लगती है, वो बूढ़ा होने लगता है, तो धीरे धीरे उसके दांत भी कमजोर होने लगते हैं और एक एक करके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बोलती है जुबान कि तुम लोग बहुत मतलबी हो, जब तक इंसान जवान रहता है तब तक उसका साथ देते हो, और जैसे ही वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको तुम असहाय यानी बेसहारा छोड़कर चल देते हो। यहाँ देखो बेटा, बच्चों देखो यहाँ पर, शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। अब दांत जो है वो जुबान की बात सुनकर वो पीछे कहाँ रहेंगे, वो तो एकदम दुस्साहसी है, वो थोड़ी किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी की बात सुनते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि है ना, हम बोले है ना, हमारी जो जड़ें है वो बहुत अंदर तक है, गहरी है, और जो है हमारे जो सही है ना। देखो यहाँ पर हमारे जो दांत होते हैं, कुछ दांत जो है बहुत नुकीले होते हैं, अगर किसी को काट ले तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये बोलते हैं कि हमारे जो है ना जड़ें बहुत गहरी है, और हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे डरते हैं। लोग जो है नुकीले दांत देख के वो डरते हैं, ऐसा ये दांतों का कहना है। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। अब जीव क्या बोलती है, जीवा क्या बोलती है कि तुम्हारे नुकीले और कड़ेपन जो है, तुम जो नुकीले हो, तुम्हारे दांत मजबूत है, कड़ेपन है, सख्त है, तो ये इनका जो काम है वो सिर्फ तुम्हारे मतलब ये मुंह के अंदर तक ही है। मुंह के बाहर आने के बाद इनका कुछ भी यूज नहीं हो सकता है। लेकिन मैं जो हूँ वो एकदम आराम से कहती है कि मेरा जो है
तो मेरी मीठी जुबान की वजह से, मैं मीठी बोली बोलती हूँ, उसकी वजह से सारी दुनिया जो है मुझसे प्रभावित है। यानी वो सही बात है, सब लोग को पता है कि मीठी बात करेंगे तो ही हमारा काम होता है। तो ये बोलती है कि सब हमसे मुझसे प्रभावित है, और मुझ में इतनी ताकत है कि अगर मैं थोड़ा सा भी मीठा बोल दूं तो सामने वाला जो है वो झुक जाएगा, और मैं जो बोलूंगी वो करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ऐसा जो है ये जीभ जो है वो दांतों को आंसर देती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब दांत जो है वो, जीभ जब बोलती है कि सारी दुनिया को झुकाने की शक्ति है मुझ में, तो एकदम चिढ़ जाते हैं। वो दांत जो है वो जीभ को वापस से धमकी देते हैं कि हम सब मिलकर ना तुझे घेरे खड़े हैं, क्योंकि दांतों के बीच में जुबान होती है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि तुझे घेर कर खड़े हैं और तू हमसे कब तक बचेगी। ऐसा उसको वापस से धमकी देते हैं। तो ये सुनकर जो है जुबान जो है वो उनको उनका घमंड दूर करने के लिए चेतावनी देती है, और बोलती है कि डॉक्टर को बुलाओ क्या, दांतों के डॉक्टर को बुलाओ, अगर वो आएगा तो तुम लोगों सबको एक एक करके बाहर निकाल के फेंक देगा, और लेकिन मुझे तो छुएगा भी नहीं, तुम सब बाहर दिखाई दोगे। ऐसा जो है जुबान जो है वो दांतों को चेतावनी देती है। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की ये पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। देखो यहाँ पर जो है घमंडी दांतों को जब जुबान चेतावनी देती है कि मैं दांतों के डॉक्टर को बुलाऊंगी, वो तुम लोग को एक एक करके सबको बाहर निकाल देगा और मुझे तो छुएगा भी नहीं, तो वो जो है निरुत्तर, यानी वो जो दांत थे वो, उनके पास कोई आंसर नहीं था, और वो जो है उनको जो है ये कविता की पंक्ति याद आने लगी कि किसी को पसंद नहीं सच्ची जबान बयान में, कभी तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। देखो सही बात है ना, किसी को भी अगर कोई आपसे भी बात करेगा एकदम गुस्से से सख्ती से, तो आपको भी पसंद नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए हमारी जुबान जो है उसमें हड्डी नहीं है, वो एकदम सॉफ्ट है, नर्म है, इसीलिए वो सख्त नहीं है, और बात भी वो सख्त नहीं करती है। तो उन दांतों को ये पंक्ति याद आने लगी, और घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। आखिरकार जीभ को जीभ के पास जो पावर थी उसने दांतों को मजबूर कर दिया कि उसका लोहा वो मान ले कि जीभ से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं है, दांत उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इस तरह से जो जुबान थी अपनी मीठी बोली से उसने दांतों का घमंड चूर चूर कर दिया। बच्चों ये हमारा दो लघु कथा हो गई, एक जो था बुरे काम का बुरा नतीजा, और दूसरा जो था घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। ये दो लघु कथा हमारी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा मूल्यमापन है, इस सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजालपुर करना है। देखो दांतों की विशेषताएं क्या थी, दांत कैसे थे वो हमको बताना है। दांतों की क्या क्या विशेषता थी, शुरू में हमने देखे ना दांत कैसे थे, कौन बताएगा? कौन बताएगा बच्चों, दांत कैसे थे, किस टीचर तरह? मैं बताऊं गायत्री। हाँ बेटा गायत्री बताओ। दांत पंक्तिबद्ध थे, हाँ एकजुट रहते थे और घनिष्ठ मित्र भी थे, और वह दुस्साहसी भी थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, हाँ सही आंसर दिया। और कोई बताएगा क्या? गायत्री ने बताया वही फिर से कोई बता सकता है? टीचर मैं बताऊं नेहा। हाँ बेटा नेहा बताओ। कड़े और नुकीले भी थे वो। वेरी गुड, हाँ ये भी विशेषता हो जाती है उसकी। और ठीक है, वे शक्तिशाली भी थे। शक्तिशाली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ में आया ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जोड़ियां मिलाओ, जोड़ियां मिलाना है, अ है और आ है और बीच में हमारा उत्तर है। तो ये बहुमंजिला, बहुमंजिला के साथ
कौन सी जोड़ी लगेगी? हाँ टीचर मैं बोलो। बताऊँ गायत्री? हाँ बोलो बेटा। टीचर बहुमंजिला की जोड़ी की लगेगी इमारत। वेरी गुड। सेकेंड है अधिकारी। अधिकारी के साथ किसकी जोड़ी लगेगी? टीचर भ्रष्ट की। वेरी गुड। अधिकारी जो था भ्रष्ट था। थर्ड नंबर है नया ठेकेदार। नया ठेकेदार की जोड़ी किससे लगेगी? ईमानदार के साथ। ईमानदार। वेरी गुड। और चौथा जो है वो सार्वजनिक समारोह। सम्मान के साथ। सम्मान के साथ। वेरी गुड। बहुमंजिला जो है इमारत, अधिकारी भ्रष्ट, नया ठेकेदार ईमानदार, और सार्वजनिक समारोह सम्मान। समझ में आ गया बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है गृह पाठ है उत्तर लिखो। तो ये जो बेटा आपको जो है घर काम है, ये आपको घर पर करना है। पहला जो है क्वेश्चन है जीव द्वारा दी गई चेतावनी। जीव ने क्या चेतावनी दी वो लिखना है। और दूसरा है पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण बातों में आया गलत परिवर्तन। तो ये दोनों आंसर हमको आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। और आप लोग खुश रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, दिल लगाकर पढ़ाई करो। अब हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।